नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने डीजे सर में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का मैथ्स पहला चैप्टर, जो इसका नाम है संख्या पद्धति। तो हम लोग को पढ़ने से पहले ध्यान दीजिए, आपका सेशन शुरू हो चुका होगा। आपने कई कई स्कूलों में आपका जो है चैप्टर भी ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे। और अभी आपका एग्ज़ाम होने में आपका सितंबर या अक्टूबर से आपका हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, पूरा पैटर्न मैं आपको बता दे रहा हूँ और क्या क्या एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपका जो क्लास 9 और 10th का क्या पूरा पैटर्न है। तो जिसमें आपका 70 नंबर का आपका जो लिखित परीक्षा होता है और 30 नंबर आपका जो है वो प्रैक्टिकल होता है, प्रयोगात्मक परीक्षा होता है। जो प्रोजेक्ट कार्य जो मिलता है उस पर मिलता है आपको। तो अभी क्या है, आप जानते हो कि जब कोरोना के कारण जो है बहुत सारे बच्चों को क्लास 10th में जो है वो प्रमोट कर दिया गया था। तो क्यों, कैसे प्रमोट हुए थे वो लोग? क्लास 9 में जो उनके मार्क्स आए हुए थे उनके बेस पर। तो हमें क्लास 9 को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। क्लास 9 के पूरे सिलेबस को, पूरे चैप्टर को और पूरा हमें कंप्लीट करना है, याद करना है, ताकि अगर मान लीजिए भविष्य में वैसा भी अगर कोई स्थिति अगर आए तो हमारा कोई भी उसमें प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको क्लास 10th भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि क्लास 9 में जितने भी टॉपिक हैं वही सब आपके क्या हैं, आपके 10th में भी सेम है। बस आपको डिटेल में आपको पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, पूरा मैं आपको लिख दे रहा हूँ। जैसे हमारा संख्या पद्धति हमारा पहला चैप्टर होगा, संख्या पद्धति। ये आपका जो है वो 12 नंबर का आपका आता है, ठीक है, संख्या पद्धति जो आपके एग्ज़ाम में। और इस प्रकार से जो बीजगणित है, निर्देशांक ज्यामिति है, मेंसुरेशन है, सांख्यिकी है, वो सब सारे उनके नंबर जो है वो बटे हुए हैं। बीजगणित आपका जो है वो 22 नंबर का आता है, निर्देशांक ज्यामिति आपका 4 नंबर का आता है, ज्यामिति आपका 16 नंबर का आता है, मेंसुरेशन 12 नंबर का आता है, सांख्यिकी आपका 4 नंबर का आता है। तो इस तरह से पूरे जो है वो 70 नंबर का आपका होता है। और बाकी जो 30 अंक है वो आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टीचर कितना नंबर दे सकते हैं। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं यहाँ पर पहला चैप्टर संख्या पद्धति। तो आपने क्लास 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे यहाँ पर संख्या पद्धति को हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। तो आपने बहुत सारी अलग अलग संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, अलग अलग नंबरों के बारे में पढ़ा होगा। जैसे आप जानते भी होंगे कि उसमें से नेचुरल नंबर होता है, जिसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। होल नंबर पूर्ण संख्याएं होती हैं, इंटीजर पूर्णांक होता है, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर संख्या पद्धति का यूज़ क्या होता है, आखिर हम उसको पढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, जो संख्या होता है ये एक गणित का जो एक साधन होता है, जिसका उपयोग हम किसी भी चीज़ को गणना करना या मापन करने में हम इसका यूज करते हैं। और आपने पिछली कक्षाओं में इसको अलग अलग जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग उसको रिवीजन करेंगे और फिर अब अपने टॉपिक पर वापस आ जाएंगे। तो चलिए देखिए, क्या है, हम लोग जानते हैं यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं। प्राकृतिक, बहुत सारे बच्चों को, जो बच्चे क्लास 10th में भी पढ़ रहे होते हैं, 9 में, उन लोगों को मालूम नहीं होता है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो मैं यहाँ पर पूरा लिख रहा हूँ, इसको भी आपको अपने फेयर कॉपी में पूरा लिखना है, ठीक है, और पूरा याद करना है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएँ, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसका डिफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ये होता है वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होता है। जैसे यहाँ पर 1 हो गया, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए। जैसे वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, जिसे हम गिन सकते हैं। और ये संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। जैसे आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं उसे हम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से दिखाते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। यहाँ पर अगर कोई, जैसे हमारी नेचुरल नंबर है, तो इसको हम ऐसे एक सेट के रूप में हम इसको दिखा सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इस तरह से आने वाली संख्याएं। इसके बाद हमारा आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं देखिए क्या होती हैं, इसको हम इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। ये आपका दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं।
जिसे हम होल नंबर कहते हैं। ये ध्यान दीजिए, ये प्राकृतिक संख्याओं के साथ जो है उसमें शून्य को ये सम्मिलित करने पर प्राप्त होता है, इसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और इसे हम W से दिखाते हैं क्योंकि होल नंबर है आपका ये। तो देखिए यहाँ पर जैसे अगर पूछ दिया कि होल नंबर या पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो W बराबर हम लिख देंगे इसको एक सेट में 0 1 2 3, इस तरह से आने वाली सारी संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं। बस इसमें ध्यान दीजिएगा 0 से मेरा स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद आता है पूर्णांक। ये देखिए क्या होता है, पूर्णांक बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में हम इंटीजर बोलते हैं। देखिए क्या होता है, ये सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इसमें प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और इसमें शून्य भी होता है। और प्राकृतिक संख्याओं के जो ऋणात्मकों के जो संग्रह होते हैं उनको हम पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं। इसको हम कैपिटल Z से दिखाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर Z इक्वल टू मैंने लिखा -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, इस तरह से ये सारी जो है वो आने वाली संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जहाँ पर शून्य से जो छोटे पूर्णांक को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं और शून्य से बड़े पूर्णांक को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और ये पूर्णांक आपका इंटीजर जो है, जब आप जितने भी हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें भी आपको इस इंटीजर का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद हमारी संख्याएं आती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं को हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। ये देखिए क्या होता है, चौथा हमारा होता है जिसे हमें ये सब पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं को हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? आपने पढ़ा होगा कि वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में हम दिखा सकते हैं, जहां पर P और Q क्या है, वो पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। यानी वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और ये Q जो है वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और परिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है उसे हम कैपिटल Q से दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कि जो यहाँ पर परिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया P/Q, एक सेट के रूप में मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, जहाँ पर ये आपका, जहाँ P और Q क्या है, ये पूर्णांक है। जहाँ P और ये Q, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, ठीक है। और तथा ये Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए क्या है, P/Q के रूप में हम कौन सी संख्याओं को लिख सकते हैं। -1/2 मैंने लिख दिया, कामा कोई नंबर मैंने 3/2 लिख दिया, या 4/12 लिख लिया, या मैं 1 लाख मैंने लिख दिया, 2 लाख मैंने लिख दिया। मतलब कितनी भी बड़ी संख्या आप लिख लीजिए यहाँ पर, बस वो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, जिसे हम यहाँ पर परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और कुछ नोट बाटे जो है, नोट पॉइंट याद रखिएगा। जैसे प्रत्येक जो है वो प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। यानी ये जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो एक, हम इसे जो है हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या है, बस यहाँ पर 0 भी आ रहा है, बस प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आ रहा है। तो हम प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं, ये याद रखिएगा। और जितने भी प्रत्येक पूर्ण संख्या होती हैं, शून्य के अतिरिक्त एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या जो है, अगर हम 0 को छोड़ दें तो वे सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 इस तरह से आने वाली संख्याएं। तो शून्य एक जो है वो पूर्ण संख्या है, लेकिन
प्राकृतिक संख्या नहीं है। याद रखिएगा, शून्य क्या है, एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। और प्रत्येक प्राकृतिक और पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। यानी जितने भी प्राकृतिक हैं और पूर्ण संख्याएं, यानी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, इसको हम पूर्णांक कह सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, पूर्णांक कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पूर्णांक को पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव संख्याएं भी आ जाएंगी। 0 1 2 3 तो दिया है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव संख्याएं भी हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक चीज़ कि प्रत्येक प्राकृतिक और पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, ये आपको पता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि शून्य न तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है, यह हमारा एक न्यूट्रल है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिएगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये ध्यान दीजिएगा, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये तो उसको हम पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, पूर्णांक भी कह सकते हैं, परिमेय संख्या भी हम इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में हमारा पूर्ण संख्या 1 2 3 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर पूर्णांक 1 2 3 4 5 मेरा आ ही रहा है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये एक परिमेय संख्या भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूँ, 2/1 लिख दूँ, 3/1 लिख दूँ, तो ये p/q के रूप में हो जाएगा। तो जब p/q के रूप में हो जाएगा तो ये प्राकृतिक संख्याएं भी क्या हो सकती हैं, परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। आपसे एग्जाम में पूछता है, ट्रू फॉल्स के रूप में केस में आ गया कि क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, तो सत्य या असत्य रूप में से इसमें से भी पूछ सकता है। इस प्रकार फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपसे पूछ सकता है। तो ये उसको याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिए कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे परिमेय संख्याएं हैं, और पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक भी हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तुल्य परिमेय संख्याएं। तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होता है, देखिए यहाँ पर तुल्य परिमेय संख्याएं, मैं हेडिंग लिख दे रहा हूँ। ये सब पूरा आपको नोट करना है, जितना भी मैंने लिखा है। तुल्य परिमेय संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपने पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पर वे परिमेय संख्याएं जिसके अंश तथा हर दोनों ही बराबर होते हैं, या बराबर करने के लिए उनका हम नियोजन करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा कि 1/2 ये बराबर दिया गया है 2/4 के। क्या 1/2 2/4 के बराबर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 2 से जब इसको आप कट करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2 जो है वो बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, 10/20 को मैंने बराबर दिखा दिया 25/50 को। ठीक है, अब क्या ये कट नहीं सकता है? यहाँ पर 1/2 के बराबर नहीं आएगा। 10 से कम 10, 10 दूना 20, 25 से कम 25, 25 दूना 50, यानी 1/2 बराबर 1/2। यानी ये हमारा क्या है, एक तुल्य परिमेय संख्याएं हैं, मतलब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जब एक परिमेय संख्या p/q है, तब जब हम इसको p/q को संख्या रेखा पर हम इसको निरूपित करते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब एक परिमेय संख्या p/q है, या जब हम p/q को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, तब हम यह मान लेते हैं कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है, और p और q जो होता है वो 1 के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। ये याद रखिएगा। और ये भी ध्यान देखिए, जो यहाँ पर हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं p/q, इसको हम यहाँ पर एक को प्राइम नंबर भी मानते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, ये नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। और परिमेय संख्याओं को हम इस रूप में मानक रूप में हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आपसे पूछता है। इसके बाद देखिए हमें पढ़ना है दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। कि हमें दो परिमेय संख्याएं जिसे निकालनी है। मैं यहाँ पर फार्मूला लिख दे रहा हूँ सबसे पहले, कि दो परिमेय संख्याओं के, ये आपको देखिए पढ़ना है। ये आपका मेन सिलेबस यहाँ से अब आपका स्टार्ट होता है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना।
तो इसमें हम लोग पहला फार्मूला पढ़ेंगे जब एक परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी हो। क्या हो? जब हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, जब हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, जब हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, तो ये याद रखिएगा फार्मूला क्या होता है। देखिए, हम इसमें कोई संख्या मानेंगे कि माना ये कोई x है तथा कोई y है, और ये दो संख्याएं को हम इस प्रकार दिखा सकते हैं, जो x जो होना चाहिए वो y से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तब उस केस में ये फार्मूला बन जाता है आपका x प्लस y/2। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा। और ये x तथा y जो है वो मध्य स्थित होता है। यहाँ पर हमेशा x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? y से कम होना चाहिए, तभी आपका ये फार्मूला काम करेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने बोल दिया कि 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यानी जब हमें एक परिमेय संख्या निकालना हो। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, ये आपका क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो पहले हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर 3 और 4 के बीच, तो इसमें से x और y हम किसको मानेंगे? क्योंकि हमेशा हमारा क्या होना चाहिए? x जो है वो y से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 3 हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, यानी x लेस देन y, यानी 3 लेस देन 4। यानी यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इज़ ग्रेटर देन 3, यानी y इज़ ग्रेटर देन x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे आपको ये दिखाना नहीं है, डायरेक्ट आपको फार्मूले में रखना है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है? x प्लस y/2 इज इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, और प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/2, यानी ये 4 3 7/2 हो जाएगा। ये आपका क्या है? ये आंसर है। ठीक है, इस प्रकार ये आपसे पूछ सकता है। ये तो आपका पहले फार्मूले पर है कि जब हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी तब। अब इसके बाद है कि जब एक से अधिक हमें संख्या ज्ञात करनी है तब हम कैसे निकालेंगे। देखिए, जब हमें एक से अधिक निकालना है तो ये आपका दूसरा फार्मूला नोट कर लीजिए कि जब एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, जब एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, तो जब एक से अधिक हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है कि माना x तथा y दो परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याएं इस प्रकार हैं, कि y इज़ ग्रेटर देन x। ठीक है, तो यहाँ पर x और y के मध्य कोई n परिमेय संख्याएं हैं, तथा यहाँ पर x तथा y के मध्य कोई अन्य यहाँ पर परिमेय संख्या है, कोई अन्य परिमेय संख्या है। तो उस केस में आपका फार्मूला बनेगा d बराबर हो जाएगा y माइनस x अपॉन n+1। ये फार्मूला आपको नोट करना है, ये आपका है। ठीक है, याद रखिए d इज इक्वल टू y माइनस एक्स बाई n+1। और जब यहाँ पर x तथा y के मध्य n परिमेय संख्याएं होंगी तब क्या होगा? देखिए कि
क्योंकि यहाँ पर हमें एक से ज़्यादा यहाँ पर पूछा गया है कि आपसे पूछेगा कि जैसे मान यही क्वेश्चन था आपका कि 3 और 4 के मध्य 5 परिमेय संख्या निकालिए, 6 निकालिए, तब आप कैसे निकालोगे? तब उस केस में इस फार्मूले का आपका यूज़ करना है, ठीक है। तो जब यहाँ पर x तथा y के मध्य कोई अन्य हमें परिमेय संख्या निकालनी है, मध्य अन्य n परिमेय संख्या निकालनी होगी, तब हम क्या करेंगे? x प्लस डी। जब हम यहाँ पर d का मान निकालेंगे तो इसी में रख देंगे, x का मान में जोड़ देंगे, x प्लस डी कॉमा x प्लस 2d कॉमा x प्लस 3d, ठीक है। इस तरह से x प्लस एंड d, ये हमारी इतनी सारी संख्याएं जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा इसको। अब यहाँ पर किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का जो मध्य है वो परिमेय संख्या या संख्याओं को भी हम मानक रूप में लिखते हैं, ये याद रखिएगा, नोट पॉइंट है। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, आपके पास कोई भी बुक होगा तो उसमें से आप सवाल को हल कीजिएगा। जैसे पूछा गया कि 3/5 और 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। क्या है? 3/5 और 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं। तो देखिए कैसे इसको हम हल करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं, क्या है आपका कि 3/5 और 2/3 के बीच हमें 4 परिमेय संख्या निकालनी है। कितना? 4 परिमेय संख्या निकालनी है। तो फार्मूला पहले यहाँ से सॉल्व कर लीजिए कि यहाँ पर हमें ये पता करना है कि ये 3/5 है और 2/3 है। पहले तो हमें इनमें से x और y को हमें पता करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी संख्याएं जो हैं वो बड़ी हैं, कौन सी छोटी हैं, यानी कौन सा मान हम x लेंगे, कौन सा मान हम y लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3 3 जा 9 और ये है 5 2 जा 10, ऐसे नहीं। तो इस केस में जब आपका फार्मूला बनेगा तो हमें क्या है, इनको यहाँ पर पता करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या हम x मानेंगे, कौन सी संख्या है y मानेंगे। तो देखिए हम 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। तो इस 3/5 में 15 गुणा कर दीजिए तो 5 3 हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 3 3 9, यानी ये पहला वाला संख्या आया है। फिर उसके बाद है 2/3। 2/3 का हम एलसीएम जब मैंने लिया था 15, तो ये 3 5 15 और ये 5 दूना का हो जाएगा 10, ठीक है। तो यानी ये जो हमारी संख्याएं 9 और 10 हैं, तो यहाँ से याद रखिएगा कि 3/5 है वो क्या है? छोटा है। ये क्या है? छोटा है। तो यानी 3/5 जो है वो x का मान हो जाएगा और 2/3 क्या हो जाएगा? ये y का मान हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम होता तो डायरेक्ट हम उसी से देख करके निकाल सकते थे कि कौन सी संख्याएँ बड़ी हैं, कौन सी संख्याएँ छोटी हैं। बल्कि वो एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे जब दोनों परिमेय संख्याएं अलग अलग दी गई होंगी तब। तो यहाँ पर क्या मुझे पता चला कि यहाँ पर जो 3/5 है वो 2/3 से क्या है? छोटा है। यानी ये तब जो छोटी वैल्यू है वो x हो जाएगा और जो बड़ी वैल्यू है वो y हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है हमारा? हम जानते हैं कि d बराबर होता है y माइनस एक्स बाई n प्लस 1। तो y का मान हो जाएगा हमारा 2/3 और माइनस x का मान हो जाएगा 3/5। और n की वैल्यू देखिए दी गई है, वहाँ पर n की वैल्यू कितना दिया गया? 4, क्योंकि 4 संख्याएं पूछा गया है निकालने को। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 4 और प्लस 1, इसी फार्मूले में रख देना है। अब इसको सॉल्व करिए। ये 5 और 3 का हम एलसीएम ले लेंगे तो 15 आएगा। अब डिनोमिनेटर का जो यहाँ 15 से भाग दे दीजिए, ये 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 से भाग दीजिए 15 में और जो भाग करने पर जो वैल्यू आएगा उसका 2 में गुणा कर दीजिए, या मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। ये आपका 5 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 3 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 15 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा
15। तो 3 का भाग दीजिए 15 में तो 5 बार में कटेगा, और 5 का गुणा 2 में कर दीजिए, ये हो जाएगा 10। फिर ये माइनस लगा दीजिए। 5 का भाग दीजिए 15 में तो 3 बार में कटेगा, 3 का गुणा 3 में कर दीजिए, आ जाएगा 9। यानी हमारी संख्याएं जो आएंगी 10 में से 9 जाएगा 1/15, और यहाँ पर यह है 5। अब यहाँ इसका हमें ऊपर ट्रांसफ़र करना है तो इसके नीचे मैं 1 मान लूँगा। अब 1 का गुणा 1 में हो जाएगा, 5 का गुणा 15 में हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर 15 गुणे 5 हो जाएगा। तो 15 बचे कितना होता है यहाँ पर 75 हो जाएगा, यानी 1/75 ये वैल्यू आ जाएगा। अब इसके बाद ये हमारा डी का मान निकल गया, ये हमारा डी का मान दिया गया है। अब इसके बाद हमें 4 यहाँ पर परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो 4 निकाल दीजिए यहाँ पर। x प्लस डी, फिर कामा x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d। 1 2 3 4, 4 संख्याएं निकलेंगी। अब यहाँ से यक्स का मान कितना दिया गया है 3/5 और प्लस 1/75। और इसको हमें सॉल्व करना है हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, फिर यहाँ से x प्लस 2d यानी x का मान हो जाएगा 3/5 और प्लस 2 का गुणा कर दीजिए यहाँ पर 1/75 में। ठीक, कामा ये हो जाएगा 3/5 और प्लस 3 का गुणा कर दीजिए 1/75 में। फिर यहाँ पर 3/5 प्लस 4 का गुणा कर दीजिए 1/75 में। तो जो वैल्यू देखिए कटेगा, काटिएगा नहीं, यहाँ पर काटने का प्रयास करेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो आपका एलसीएम देखिए आपका दोनों ही केस में 75 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 75 ही इसको रहने दीजिए। ये आपका पहला स्टेप, यहाँ से दूसरा स्टेप, तो ये आपका 75 आएगा। ठीक है, फिर 5 से 75 में भाग दीजिए तो 15 हो जाएगा, और ये 15 तियाँ 45 हो जाएगा। फिर प्लस 1, ये ऐसे ऐसे आपका चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 45 प्लस 2/75, फिर आपका 45 प्लस 3/75, फिर एक कॉमा लगा दीजिएगा बीच बीच में, 4 संख्याएं निकालनी है। फिर 45 प्लस 4/75। ठीक है, जब आप निकालोगे तो यही आपकी वैल्यू आएगी। फिर यहाँ से सबको सॉल्व कर दीजिए। ये आपका 46/75 हो जाएगा, ये आपका 47/75 हो जाएगा, और यहाँ से 48/75 हो जाएगा, और यहाँ से ये आपका 49/75 हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसको आप कट कर सकते हो, या जो कट हो रहा है इसको काट दीजिए। जैसे यहाँ पर 46/75 जो है वो आपका नहीं कटेगा, 47/75 आपका नहीं कटेगा, लेकिन 48/75 जो है वो आपका कट सकता है। जैसे यहाँ पर 15 से अगर हम काटें तो ये आपका हो जाएगा 16 बार में कट जाएगा ये आपका, और ये 25 बार में। ठीक है, ये और ये 49 यहाँ पर 75 है तो उसको वैसे ही रहने दीजिए, और यही आपकी क्या है संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पर 46/75 कामा 47/75, और ये 16/25, और ये हो जाएगा 49/45। यही क्या है, ये आपकी 4 संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इस पर सवाल ऐसे ही लगेगा। अब यहाँ पर इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, इसको आपको करना है। ठीक है, ये आपका HW रहेगा, और इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जैसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आपका क्वेश्चन है कि -5 और -6 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालना है। कितनी संख्या निकालना है? 4 परिमेय संख्या निकालना है। इसको आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको बता दूंगा। तो आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बता दीजिएगा कि डीजे सर पर यहाँ पर मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बता दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।